चलें सर, सबसे पहले आता हूँ, इब्तिदा करता हूँ, और इब्तिदा करते हुए मेरा बच्चा आईएएस और आईएफआरएस क्यों वजूद में आते हैं, ये बात बचपन में आपको बताई थी, याद है किसी को? FAR 1 में क्या थी, क्यों वजूद में आते हैं, जल्दी बताएं। विंडो ड्रेसिंग रोकने के लिए। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, कहां पर होती है? ब्यूटी पार्लर में। और दूसरा सर कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन। पाकिस्तान में इस वक्त 2 लाख के करीब कंपनियां हैं और दुनिया भर में तो सर लातादाद हैं। तो सर उसके लिए हमने कहा आईएएस और आईएफआरएस आते हैं वजूद में। चले सर, फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़े थे, जल्दी बताएं सर। और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था बचपन में ही कि आईएएस और आईएफआरएस आने का तुम लोगों को पता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में? आईएएस आईएफआरएस में क्या डिफरेंस है? नाम का डिफरेंस है। किसी जमाने में पहले आते थे आईएएस, अब आपको नया कोई भी आईएएस नहीं आ सकता, नया क्या आएगा हमेशा? आईएफआरएस। आईएएस 17 था लीजेस, उसको रिप्लेस किसने कर दिया? आईएफआरएस 16 ने। आईएएस 18 था रेवेन्यू, उसको किसने रिप्लेस किया? आईएफआरएस 15 ने। सर फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था, इसका प्रोसीजर पता है तुम्हें? आईएएस आईएफआरएस कैसे आते हैं, भूल गए होंगे सर। वैसे तो ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में छोटी सी चंद लाइनें लिखी हैं, पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर देखें, कोई भी नया आईएएस या आईएफआरएस आता है, चलो मुझे बताओ, एक तुक्का लगाओ, दुनिया में आजकल ऐसा कौन सा हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर आईएएस आईएफआरएस अभी आया नहीं है? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आईएएस आईएफआरएस वजूद में आने वाला है। अब तक हमें कहा गया है कि आप आईएएस 38 इंटेंजिबल अप्लाई कर दें उसके ऊपर। क्यों कर लें? जब हम इंटेंजिबल पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। उसने कहा भाई तो इस पे क्या अप्लाई कर दे? इंटेंजिबल। हमने कहा ठीक है सर। अब आते हैं, सब बच्चे इधर देखेंगे सर ये आईएएस आईएफआरएस जो निकालता है वो है आईएएस बोल्ट, IASB भी कहते हैं। ये दुनिया भर में जो है अकाउंटेंट्स का एक बोर्ड है, सही है। इसके अंदर फिलहाल जो है कोई 24 या 25 लोग हैं, सही है। पाकिस्तानी फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन जो है पाकिस्तानी भी इसमें रहते हैं। फिर आगे आते हैं सर, ये किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इसके डिफरेंट दुनिया भर के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोर्ड्स हैं, सही है, वो इसके मेंबर्स हैं। ICAP भी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये ICAP पाकिस्तान में कुछ एक काम अच्छा किया हो ना किया हो, एक काम अच्छा किया है कि हमने अपने स्टैंडर्ड नहीं निकाले। सर आपको पता है ना, जब भी दुनिया भर में फ्रीलांसिंग ये सब चीज़ें होती हैं तो IT की फील्ड में पाकिस्तानियों को काम मिलता है, लेकिन इंडियंस छाए हुए होते हैं। लेकिन जब भी प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात आती है तो दुनिया भर में ये काम पाकिस्तानी ज़्यादा उठाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बुक कीपिंग नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों सर? क्योंकि पाकिस्तानी फॉलो करते हैं आईएएस आईएफआरएस। दुनिया भर के अंदर आपको पता है कितने ममालिक हैं सर? 192 UN के हिसाब से, उसमें 120 ममालिक एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, आईएएस या आईएफआरएस। बाकी 72 का कुछ और है। तो सर ये जो 120 ममालिक है ना, इन सबके जो बोर्ड्स हैं वो इसके मेंबर है, सही है। तो वो बोर्ड मेंबर है, दुनिया में कोई इशू आता है तो IFAC इस बोर्ड की जिम्मेदारी लगाता है कि भाई इसके ऊपर नया स्टैंडर्ड निकालो। और ये नया स्टैंडर्ड अब निकल जाता है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि फिर ये सारी दुनिया के ICAP को मैसेज कर मेल करता है, ये आईएएस बोर्ड ICAP हम मेंबर्स को मेल करता है कि भाई ये नया स्टैंडर्ड आ गया है, इसके ऊपर अपनी कीमती राय दें। तो हम लोग अपनी कीमती राय इसके ऊपर दे देते हैं कि भैया हमारी यह राय ये है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये चीज इस तरीके से हो। और फिर सर जब हम इसके ऊपर अपनी कीमती आरा दे देते हैं तो उसके बाद कोई भी स्टैंडर्ड वजूद में आ जाता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? चलें सर, अब आते हैं IAS 21। पहले लिख लो इसके अंदर हम क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं, कॉपी करते जाओ सर। कुल मिला के हम इसके अंदर जो है 6 बातें पढ़ेंगे, 7वीं कोई बात नहीं होगी मेरा बच्चा। कितनी बातें होंगी?
6 बातें। पक्की बात है सर, 7वीं कोई बात नहीं होगी, गारंटी है मेरी कि कोई 7वीं बात नहीं होगी। चलें सर बढ़े आगे। 6 पर लिखा है लिंकिंग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा ऑब्जेक्टिव। क्या है सर ऑब्जेक्टिव? IFRS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों आया ये IAS 21? हर इसका एक ऑब्जेक्टिव सर याद रखें, ये 3 बातें जो है ना हर स्टैंडर्ड में होंगी। हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव क्यों वजूद में आया, दूसरे नंबर पे क्या स्कोप है सर, क्या डेफिनेशंस हैं, और फिर हमने कहा कि आखिरी चीज जो लिंकिंग मैंने लिखा है वो इस IAS में, क्योंकि ये IAS किसी भी और स्टैंडर्ड के साथ मिलकर के आ सकता है। इसके अलावा हमने कहा कि सर फिर डिस्क्लोजर वाली कहानी आती है। अब सब बच्चे इधर देख लेंगे, सब बच्चे प्यारे और अच्छे। ऑब्जेक्टिव की तरफ सर अगर मैं आऊं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्यों आया वजूद में, अब आओ तो मैं बताता हूं। इस वक्त आपको पता है फाइनेंस की फील्ड की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको पता है एक CA ACCA पार्ट क्वालिफाइड जो है ना, उसको इस वक्त ये फिक्र नहीं है कि मुझे पाकिस्तान में नौकरी मिलेगी या नहीं निकलेगी। पूछो क्यों? BPO का नाम सुना है? नहीं सुना? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस। अब सर सुनिएगा सर, BPO जब से कोविड आया ना, कोविड ने दुनिया को एकदम से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया टेक्नोलॉजी पे, रिमोट वर्किंग पे। कोविड से लोगों ने यहाँ पर बैठ के, कराची कंपनी में बैठ के लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, लाहौर वालों ने वर्क फ्रॉम होम किया। दुनिया में तो लोगों ने, घोड़े ने कहा कि यार हमारा काम जो है कोई पाकिस्तानी इंडियन क्यों नहीं कर देता। उसने कहा हमारा बंदा 1 घंटे के चार्ज करता है हमसे $30, $40। कितने? $30-40। मतलब पाक, और वो बंदा भी कोई मीडियोकर लेवल का होगा, अच्छा होगा तो वो तो हमसे चार्ज करेगा $50-60। उसने कहा पाकिस्तान का अच्छे से अच्छा बंदा मुझे $20 में मिल जाएगा। क्यों भाई? उसने कहा $20 उसके मुल्क में, आप सोचे 6,000 रुपये घंटा है ना। तो घोड़े ने जो है ये काम किया कि उसने काम यहाँ पर, जब कोविड आया तो घोड़े ने कहा कि यार मैं काम पाकिस्तान में देना शुरू करता हूँ। अब देखो कुछ कंपनीज हैं, तुम लोगों ने नाम सुना होगा अपवर्क, फाइवर का। उन्होंने मतलब वहां पर लोग आए, अपने जॉब्स नहीं। फिर हुआ ये कि अब तो ऐसा हो गया है कि सर वो अपवर्क, फाइवर पे भी नहीं, डायरेक्ट एक पाकिस्तानी इंडियन वहां पे बैठा होता है, वो अपने मुल्क में कोई फर्म ढूंढता है कि यार जो ये काम करती हो, उसको उठा के सारा काम देता है। और अब सर ये BPO जितनी तेजी से छा रही हैं, और इनको सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये कि इनको यहां पर से स्टाफ को हायर करना है, उसको पे करना है लोकल रुपीस में, और कमाते किस पे? डॉलर में। अब सुनना, एक क्लाइंट है, उस पर उन्होंने कहा हमें एक फुल टाइम बंदा चाहिए और पर मंथ के लिए चाहिए, और बंदा भी हो अच्छा, काम उसको आता हो। यहां पर फर्म बोलती है ठीक है सर मिल जाएगा। कितने में मिलेगा? $1,000। कितने में? अब यहां पर जब फर्म जाती है $1,000, फिर बोलती है अच्छा CA फाइनलिस्ट को उठाते हैं, जिसने आर्टिकल्स की हुई हो 3.5 साल की, पेपर भले उसके ना निकले हो, बल्कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो जो पेपर ना निकले हो। उसको बोलते हैं इधर आ, और उसको बोलते हैं 1.5 लाख रुपए में हम तुझे रखते हैं। अब वो CA फाइनलिस्ट को 1.5 लाख मिल रहे हैं, फर्म वहां पे $1,000 चार्ज कर रही है, तो 1000 इंटू कर दें आप मल्टीप्लाई, कितना हो गया सर? अब इस वक्त के हिसाब से 3 लाख को 10-15 हज़ार, सही है ना। तो हमने कहा चले 3 लाख लगाएं, तो आधे फर्म रख लेती, आधे तो आप समझ रहे हैं सर। अब ये फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो गई। फॉरेन करेंसी जिस तेजी से सर यहाँ पर आ रही है, इसी वजह से अब हो क्या रहा है, अब काम पाकिस्तान में आ रहा है वो वाला काम, और यहाँ पर जो है फर्म जैसा फर्म हायर कर रही हैं। तो जिनके जानने वाले वहाँ पर कोई बहुत अच्छी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं बाहर मुल्क में, उनके साथ वो सेटिंग कर रहे हैं, बोले तुम काम यहाँ पर दो, हम यहाँ पे अपनी दुकान खोलते हैं, फर्म खोलते हैं। और इस वक्त सर ऐसा है, आप यकीन माने जो ये काम कर रहे हैं ना, उनके पास बंदे नहीं है। क्योंकि सर बस इसमें एक चैलेंज है जो कुंवारे लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। पूछो क्या? सर पैसे डबल मिलना भी शुरू हो गए। जो बच्चा थोड़ा सा तेज हो उसको 3 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, 2.5 लाख भी, सही है। टाइमिंग ऐसी है कि 6 से 3। अब इसमें एक फैमिली वाला बंदा तो शाम 6 से रात 3 नहीं, लेकिन जरा कुआरा बंदा है, बोलता है यार मैं नॉर्मल जगह पे जाऊंगा, इसी से पार्ट क्वालिफाइड, बोलता है मुझे मैक्सिमम जॉब मिलेगी 70-75।
इधर चले जाता हूँ 1.5 लाख की जॉब मिल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं सर। तो सर यहां पर जैसे ही अब दुनिया भर में, तो मैंने आपको ये एग्जांपल दी बीपीओ की, दूसरी सुनना, हम लोग इंपोर्ट सेंट्रिक मुल्क है सर। क्या मतलब, हमारे मुल्क में हम बनाते बहुत मतलब कम है, जो आपका जितना भी रॉ मटेरियल है वो 70% इंपोर्टेड है, सिवाय टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कुछ चीजें आती है और टेक्सटाइल में भी बहुत सारी चीजें जो है छोटी मोटी जो होती है सर वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी मशीन तो सारी इंपोर्ट है ना। तो सर इंपोर्ट वाला जो मुल्क है उसको फॉरेन करेंसी में डील करना होता है। जब फॉरेन करेंसी में डील करना होता है तो ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए था जो कि फॉरेन करेंसी की बात करे। ऑनलाइन वालों साथ हो मेरा बच्चा तो कह दो सीसी। चले सर फिर आगे बढ़े, सबकी तवज्जो इधर। नौजवानों, ऑब्जेक्टिव तक बात समझ में आई कि क्यों आया सर कि हमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को डील करवा दे। अब एक बात सुनो, आपके सिलेबस में, किसके सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये स्टैंडर्ड, आपके सिलेबस में ये स्टैंडर्ड जो है पूरा नहीं है। 50% का 50% कंसोलिडेशन के साथ है, वो बड़े होकर हम इंशाल्लाह FFR में पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं सर, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पक्की बात। अब स्कोप पे आते हैं। स्कोप क्या होता है, तुक्का लगाओ भैया, व्हाट इज स्कोप? अप्लाई कहां पर होगा? देखो हर स्टैंडर्ड का एक स्कोप है। आइए 16 बचपन में पढ़ा, उसने कहा मैं पीपी पे अप्लाई होऊंगा। 23 पढ़ा, उसने कहा मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बोरिंग कॉस्ट पे होऊंगा। इसने कहा भैया मैं अप्लाई होऊंगा ऑल काइंड्स ऑफ, इसने कोई एक्सेप्शन नहीं लिखी, इसने कहा जितनी भी ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, इसने कहा जितनी भी बाहर मुल्क की ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर मैं क्या हो जाऊंगा, अप्लाई। यहां तक सब बच्चे क्लियर हैं, पक्की बात है? बढ़ूं आगे? चलें सर फिर आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे इधर देख लेंगे, कॉपी कोई नहीं करेगा। अब आते हैं सर डेफिनेशन। अब यहां तक मैं चाहूंगा, अब ये तो बिल्कुल बेसिक बातें थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेशन। सर 3 इसने कहा तरह की करेंसीज होती हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की। अब उन 3 करेंसीज को हम देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले जब इसने बात की हमसे डेफिनेशन में, तो इसने कहा भैया बात करते हैं करेंसीज की, और उन करेंसीज में इसने कहा भैया 3 तरह की। पहली तरह की कौन सी है? फॉरेन करेंसी। दूसरी तरह की फंक्शनल, और तीसरी तरह की प्रेजेंटेशन। अब ये जरा समझ लेना तो जिंदगी में इंशाअल्लाह आसानियां ही आसानियां होंगी। चले सर आ जाएं। सबसे पहले आऊंगा प्रेजेंटेशन करेंसी। तुक्का लगाओ क्या होता है सर, नाम दिमाग से क्या आ रहा है? व्हाट इज प्रेजेंटेशन करेंसी? जिसके अंदर करेंसी ऑफ FS, करेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। इस करेंसी के अंदर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, सही है सर? आए सर दूसरी करेंसी मुझे बताएं कौन सी है? अब सर ये फंक्शनल करेंसी क्या होती है? जिसके अंदर कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अंदर कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आ जाए करेंसी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब सब बच्चे इधर आ जाएंगे सर। सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कैश फ्लो पढ़ा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पढ़ा है? क्या बोलता है वो? जिसके अंदर
ट्रांजैक्शंस होती हैं लोकल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक है हमने कहा। अब सब बच्चे इधर सुन लेना, जिसमें आप सेल परचेज यूजुअली कर रहे होते हो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में एक कंपनी यूनिलीवर पाकिस्तान की बात करते हैं। सर यूनिलीवर पाकिस्तान की फंक्शनल करेंसी कौन सी है? कौन सी है? और ऑपरेटिंग करेंसी कौन सी है? पीकेआर। भाई यूनिलीवर पाकिस्तान के ऑपरेशंस किस में हो रहे हैं ज्यादातर? पीकेआर में। और यूनिलीवर पाकिस्तान जो है अगर आप उसको देखें तो सर उसके जो है प्रेजेंटेशन भी किस में है? पीकेआर में। तो सर ये बात याद रखें, 99% कंपनीज की 99% कंपनीज की फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसी सेम होती है। लेकिन क्या कोई ऐसी कंपनी है सर पाकिस्तान में जिसकी प्रेजेंटेशन करेंसी तो रुपी हो, फंक्शनल करेंसी कुछ और हो सकती है? हो तो सकती है कोई, तुक्का लगाओ। नौजवानों तुक्का लगाओ। नहीं बीपीओ, हाँ कह सकते हैं कि बीपीओ का एक सेल्स रेवेन्यू का मेजर वहां पर है, लेकिन प्रॉपर ऑपरेशंस वहीं पे चल रहे हो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान में कंपनी नहीं ना, वो तो पाकिस्तान में ब्रांच के तौर पे। आप कभी भी आप देखिएगा आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड के आगे लिमिटेड नजर नहीं आएगा, हर बैंक के आगे होगा। सर कॉल सेंटर्स, एक आदमी कह रहा है नहीं हो सकती, मैं बताऊं, एक कंपनी है उसका नाम है TRG। कहीं ना कहीं आपने ना इसकी शारा फैसल पे बिल्डिंग भी है। TRG का आपको पता है काम क्या है? TRG ने यहाँ पे कुछ ही लोग रखे हुए, लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। TRG के पास असल में डिफरेंट सब्सिडरीज हैं यूके के अंदर। बस उनको यहाँ पर उन्होंने लिस्ट कराया हुआ है कि उन्होंने कहा हर दुनिया भर में बहुत सी जगह मार्केट से पैसा उठाते हैं। अब जो TRG पाकिस्तान है सर, उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी तो पाकिस्तानी रुपीज है, और उसके सारे ऑपरेशंस यूके में हो रहे हैं। तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? हमने कहा उसकी करेंसी है यूके पाउंड, ठीक है। और फॉरेन करेंसी को डिफाइन किया गया कि भैया ये वो करेंसी होती है जो कि रिमेनिंग है, जो अदर देन फंक्शनल करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी होगी, उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी। कि वो करेंसी जो है फॉरेन करेंसी है। तो सर इस यहां तक ऑनलाइन वाले बच्चों कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी आएंगे ना उसमें शरारत लेकर आएंगे, क्यों टेंशन लेते हैं आप? क्योंकि सर मैं बता दूं इसके ऊपर इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कर इसको कॉपी भी करो और इसके ऊपर मार्क एज इंपॉर्टेंट भी करो। रीजन बिंग आई के अपने अब तक नहीं पूछा है, जिस दिन पूछ लिया ना इस वाला ये अलग कॉन्सेप्ट, तो हर टॉपिक में बताऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट अभी अनटेस्टेड है। चले गुड है। यार निमरा बेटा वो नीचे जीमेल नहीं खोल रहा है, हाँ चेक करें जरा वो, ठीक है ओके। चले सर, नौजवानों ग्रुप में हैंड आउट आ चुका हुआ है, तो जो बच्चे हैं वो ग्रुप से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मिल गया सबको हैंड आउट। चलें सर, अब हम आते हैं और आपको हर हैंड आउट में, अगर आप लोगों को हैंड आउट मेरा बच्चा मिल चुका है तो सबसे पहले एक समरी आ रही है जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है। सर ये बेसिकली समरी है और ये आपकी 1 पेजर समरी होगी आईएएस की। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सर एंड में कि क्या हमें पेपर में आईएएस आईएफआरएस लेकर के जाने, ये चले मैं इसका जवाब भी आज ही दे देता हूं कि सर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको जरूरत ही नहीं है। वजह क्या है कि सर ये 1 पेजर समरी और पूरा आईएएस आपके दिमाग में होगा। FAR 1 में मुझे बताओ तुम लोग आईएएस आईएफआरएस कितने बच्चे लेकर गए थे? कोई भी नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि सर जरूरत, और मैं बताऊं उसकी वजह से उल्टा कभी कभी आपका टाइम वेस्ट होता है खोल के ढूंढने में। और मैं आपको इंशाल्लाह सारे आईएएस आईएफआरएस दिमाग में बिठा दूंगा, ये मेरी आपको इंशाल्लाह गारंटी है। तो सर जैसे कि अभी मैं आपको, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, स्कोप, ऑल काइंड ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, और हमने कहा जीमेल बेटा इसका खोल दे, और हमने कहा कि सर जो है
तीन तरह की करेंसीज होती हैं, फॉरेन, फंक्शनल और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसमें अकाउंट्स बनते हैं, फंक्शनल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, और फॉरेन अदर देन फंक्शनल। अब आते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, इसके ऊपर आज तक आईकेप ने शरारत नहीं की है। दो अपने पास एमसीक्यूज दिए हैं जो कि अभी हम देखेंगे भी, लेकिन आईकेप ने शरारत उस लेवल की, जब आईकेप ने शरारत नहीं की तो हमें जिसको चेक करना चाहिए इसके ऊपर फ्री के एमसीक्यूज, और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है खासतौर पे फंक्शनल में। तो सर यहां तक हम क्लियर हैं। अब मैं आपसे कुछ इसमें शरारतें डालता हूं। मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी है जो कि मल्टीपल, जैसे भी इन्होंने कहा ना बीपीओ की, सर आपने एग्जांपल दी कि बीपीओ है, काम यूएस डॉलर में कर रही है, लेकिन जो है ऑपरेशंस यहां पर है, सारी कॉस्टिंग। बहुत सारी कंपनी है जो कि यार यहां पे माल भी यूएस डॉलर में मंगवा के यहां पे खरीदती है, बाहर बेचती भी किस में, एक्सपोर्ट ही करते हैं यूएस डॉलर में, थोड़ा बहुत यहां पर पैसा वैसा लगाती है अपना लोकल करेंसी में। मतलब देखो ना, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं यूएस डॉलर में, बेच रहा हूं यूएस डॉलर में, थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तानी रुपए में लगा रहा हूं। सर ये जरा मसले की बात है। अब बाबा इस केस के अंदर फंक्शनल करेंसी को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि यूएस डॉलर है या आपका, क्योंकि आपकी सेल जोड़ी है डॉलर में, मेजर परचेजेस भी डॉलर में, बाकी खर्चे आप यहां पर कर रहे हो। तो अब आए सर, इसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें कुछ जो है चीजें दी। उन चीजों के अंदर निम्रा को बोलो कि सर खसान पूछने केएनएस ऑनलाइन 2 पे हैंडआउट भेजा ही नहीं भेजा, जल्दी पूछो। चले सर, ग्रुप में क्योंकि हैंडआउट आ चुका है, अज्यूमिंग दैट, और यहां पर भी बच्चों के पास मौजूद है तो हम पढ़ रहे हैं। अगर आप गौर से आएंगे तो आपको अफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी नजर आ रहा है पेज नंबर 2 पे। सही है सर, अफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, बेसिकली इसका नाम ये IAS 21 का। इसमें आपको फंक्शनल करेंसी, इसके अंदर आपको फंक्शनल करेंसी जो है वो नजर आ रही है। An entity's functional currency is the currency of the primary economic in which it operates। सही है। अब आते हैं, determine functional currency of each entity within a group, currency of a primary economic environment in which entity operates। सही है सर। अब आ जाए, सब बच्चे इधर सुनेंगे मेरा बच्चा, सब की तवज्जो इधर, किधर सर, इधर। अब आते हैं, ये कह रहा है स्टार्ट प्राइमरी फैक्टर्स। अभी जो प्राइमरी इसको लिख लो, मार्क एज इंपॉर्टेंट कर लो कि सर ये जो है प्राइमरी फैक्टर्स हैं, इनको हमें देखना है कि प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं। When determining the appropriate functional currency, management should give priority to the following factors। जिसने कहा जब तुम्हें कंफ्यूज हो जाओ, समझ में नहीं आ रहा भैया फंक्शनल करेंसी कौन सी है, तो मैनेजमेंट को इन फैक्टर्स जो हैं इनको कंसिडर करना चाहिए। अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले क्या है, करेंसी इन्फ्लुएंसिंग सेल्स प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जिस करेंसी में तुम क्या करते हो, सेल्स परचेजेस करते हो, ठीक है। करेंसी ऑफ कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस डिटरमाइन द प्राइसेस। अब ये बताओ ये क्या चीज है भैया, बताएं भाई ये क्या, इसका मतलब उर्दू में बताओ। थैंक यू। साधारण उर्दू, ऑनलाइन वालों तुम्हारी तो उर्दू माशाल्लाह अच्छी है, मुझे पता है, तो बताओ ना उर्दू में, साधारण उर्दू में। वो कंट्री जैसे सेल्स प्राइस अप या डाउन इन्फ्लुएंस हो, जैसे कंट्री ने मिनिमम प्राइस लगा दिया या मैक्सिमम प्राइस। रेगुलेशन, जब जिस करेंसी में तुम्हारी प्राइसेस क्या होती हैं, रेगुलेट होती है सेल प्राइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है ना कि पाकिस्तान से, मतलब जितनी भी बुक कीपिंग सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस, ये कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, अपवर्क और फाइवर। अब मुझे बताओ अपवर्क किस मुल्क ने बनाई है, बताओ, तुक्का लगाओ सर, अपवर्क कौन से मुल्क ने बनाई है।
किसने बनाई है भाई? अफ्रीका। सर अफ्रीका पाकिस्तान का हाल एक ही है, सही है, जो हाल हमारा है वही नहीं का है, इजराइल। किससे बनाई है और कितना मुसलमान उससे अभी कमा रहे है ना सर? तो अपवर्क बनाई है किसने सर? इजराइल ने। देखें सर जो है तो है ना, आ जाए। तो हम आते हैं सर, इजराइल ने बनाई है अपवर्क। अब आ जाए इधर। अब इस पे अगर हम आए तो सर इजराइल अपवर्क कभी कभी डिटरमाइन करता है कि भाई इस सर्विसेज के इतने चार्जेस हैं, सही है। तो उस केस में हमने कहा लेकिन वो डॉलर में डिटरमाइन करता है, तो डॉलर करेंसी हो जाएगी उसकी, ठीक है सर। अब आते हैं हम पाकिस्तान में, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, बेशक आपने पूरा रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, लेकिन अगर आप सेल्स प्राइस पाकिस्तान में ही कोई चीज बेच रहे हैं तो उसकी जो है फंक्शनल करेंसी कौन सी हो जाएगी? पीकेआर। इसी तरीके से आखिरी कह रहा है करेंसी मेनली इन्फ्लुएंसिंग इनपुट कॉस्ट, वो करेंसी जो कि इनपुट कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। तो मैं चाहूंगा यहां पर भी मेरे सारे बच्चे प्यारे और अच्छे लिख लें। क्या लिख लें सर? कि हमारे पास ये जो तीसरी एक करेंसी मेनली इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस, मतलब परचेजेस किस में कर रहे हैं। तो प्राइमरी फैक्टर्स क्या है कि आपको देखना है सेल्स और परचेज किस में हो रही है, वो करेंसी आपकी क्या हो जाएगी? फंक्शनल करेंसी, ठीक है सर। अब हमने कहा सर प्राइमरी में टाई हो जाए, समझ में नहीं आ रहा हो, सेल्स हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लोकल भी कर रहे हैं, अब क्या करें? तो इसके बारे में स्टैंडर्ड भैया बोले सेकेंडरी फैक्टर्स पे जाओ। हमने कहा भैया सेकेंडरी फैक्टर्स क्या है? तो बोले द प्राइमरी इंडिकेटर्स में बी डिटरमिनेटिव, हाउएवर फॉलोइंग टू इंडिकेटर्स सर्व एज सपोर्टिंग एविडेंस। Currency in which funds slash received from financing activities are generated from operating activities are, लिख लो, लोन की करेंसी, करेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग लोन, आप किस करेंसी में लोन ले रहे हो और किस करेंसी में अपनी सेविंग्स रख रहे हो, सही है। लोन एंड सेविंग्स करेंसी। अब बड़े गौर से सुनना, ये जरा टेढ़ी चीज है, इसके ऊपर अभी एमसीक्यू भी देखेंगे, सही है सर। प्राइमरी इंडिकेटर्स, पहले किसकी तरफ जाओगे? सेल परचेज किस में हो रही है, भाई उससे पता नहीं चला तो क्या करोगे आप? सेकेंडरी आप देखोगे भैया लोन किस में ले रहे हो, पैसे बचा रहे हैं तो किस में रख रहे हो, ठीक है सर। तो आ जाएं सर, अब हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम जो है इसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे, ताकि देखिए सर कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे है ना वो हमारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह पक्के कर देंगे। एमसीक्यूज होते इसलिए कि सर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाएं। आ जाएं सर, आपके पास पेज नंबर आ रहा होगा मेरा बच्चा, पेज नंबर 12। आगे पेज नंबर 12, यहां से एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। और एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाओ। एमसीक्यू नंबर, which of the following is not a primary indicator for determining functional currency? हो एक पेज मिक्स कर दिया इन्होंने। सबके पास, किस किस के पास में से? सबके पास में से क्या कह रहे हो? 3 के बाद डायरेक्ट 8 है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 3 के बाद डायरेक्ट 8 है, इन्होंने एक पेज ही जे उड़ा दिए। चलें सर हम पढ़ते हैं। अब आपने सुनना है और जवाब देना है ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शनल करेंसी? करेंसी मतलब कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है? दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल्स प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये है, हाँ है। Currency of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales price, ये भी है। Currency in which funds from financing activities are generated, ये भी है।
ये भी ना, द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस। अब ये बताओ सर, अब हमने कहा द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, बोला इनमें से कौन सा प्राइमरी नहीं है? ए बी सी। ए कह रहा है सेल्स प्राइसेस, बी कह रहा है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, सी में कह रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और डी में कह रहा है जो कि लेबर मटेरियल और अदर कॉस्ट। सी कौन सा है हमारा? सेकेंडरी इंडिकेटर है। सी हमारा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। सी हमारा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। यहां तक हम क्लियर हैं? चलें आगे आ जाए, एमसीक्यू नंबर 15 पे आ जाए, वो तो होगा पेज नंबर 16 पे। डी में बेटा इनपुट कॉस्ट वाला है। Which two of the following are secondary indicator for determining functional currency of an entity? A, B, C, D. इनमें से कौन से सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं? The currency in which funds from financing activities are generated, the currency in which receipts from operating activities are usually retained. क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? चलें सर फिर और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए सर, एसीसी कितने लोगों को आसान लगता है? कितने लगता है कि यार एसीसी आसान है? देखो एसीसी की एक बात तो है कि एसीसी जो है सी वाले के लिए तो आसान है। पूछे क्यों? सर आई कैप कुछ करे ना करे आपको एसीसी को पढ़ना सिखा देता है। आई कैप कुछ करे ना करे आपको एसीसी को पढ़ना सिखा देगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं नौजवानों? चले सर अब आए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। P is a UK registered mining company whose shares are traded on London Stock Exchange. Its operating activities take place in the पेज नंबर मैंने आपको कौन सा बताया इसका? 4। पेज नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ECCA का सवाल है। ये 2 नंबर का आया था। P एक यूके कंपनी है, उसके शेयर्स किस में ट्रेड होते हैं? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द गोल्ड एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस में हो रही होती हैं? गोल्ड एंड डायमंड माइंस, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ P? सर P की प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? पाउंड, यूके पाउंड। अकाउंट्स भाई क्यों कैसे पता? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो अकाउंट तो उसी में बना के दे रहे होंगे ना। व्हाट इज द फंक्शनल करेंसी? साउथ अफ्रीकी करेंसी का क्या नाम है? क्या नाम है? गोल्ड, रिंड। रेंड और रैंड दोनों कहते हैं, इनमें तो जो है RAND रेंड कर लें। चलें रैंड। फंक्शनल करेंसी क्या है सर? रैंड। क्योंकि हमने कहा कहां पे काम कर रहे हैं ये? साउथ अफ्रीका में। फिर कह रहा है P bought specialized mining equipment from invoiced in US. What type of currency is the US dollar? फॉरेन करेंसी। कौन सी करेंसी है? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं मेरा बच्चा? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों तुम बताओ क्लियर है हम यहां तक? चलें सर अब मुझे एक और सवाल का जवाब दें। क्या एक कंपनी की एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है? सवाल देंगे सर सारे जो है ना, मैं कॉन्सेप्चुअल बातें ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। के एक साथ हो सके प्रेजेंटेशन करेंसी? क्यों, कैसे? नहीं 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 नहीं, एक ही कंपनी। सपोज करो कोई सब्सिडी नहीं है। कुछ कह रहा है सर? 2 स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप लिस्ट हो गए तो आपको दोनों स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट्स बना के दें। मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक कंपनी है, उसका नाम है वर्ल्ड कॉल, पाकिस्तान में, और उसके शेयर्स WTL के नाम से बिकते हैं। कभी आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे ना, कभी वेबसाइट पे जाएं, स्टॉक मार्केट की एक ऐप है इन्वेस्टिफाई, उस पर जाएं और आप देखेंगे
उस कंपनी के WTL के नाम से, सही है ना। वो जो कंपनी है उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, वो अपने आप को न्यूयॉर्क में, जिसको कहते हैं नेस्डेक, उधर भी लिस्ट करवा रही है। तो उसको अब पाकिस्तानी करेंसी में भी अकाउंट्स बनाने हैं पाकिस्तान में, और $, में भी बनाने। TRG की मैंने आपको बात की थी, TRG पाकिस्तान में भी लिस्टेड है और UK में भी है। तो सर एक कंपनी की एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन, लिख लो कहीं ये बात, और ये MCQ में भी टेस्ट हो सकती है। A company may have more than one presentation currency। टॉपिक की फर्स्ट क्लास है, कल ओरिएंटेशन थी। आ जाए सर, आगे बढ़ें क्या? A company may have more than one presentation currency। चलें सर अब आगे आते हैं। दो तरह की हम बात करते हैं, अकाउंटिंग कहती है जितनी भी ट्रांजैक्शंस कह लें या जितने भी आइटम्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस स्लैश आइटम्स। सर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, ये मेजरली दो ही तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? इसने कहा एक होते हैं जिसको हम बोले हैं मॉनेटरी, क्या बोले, और दूसरे क्या होते हैं? नॉन मॉनेटरी। आप सर जरा इसको जरा समझना, मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? तो पैसे में तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी है भाई। सर जिसका बेनिफिट या जिसकी सेटलमेंट सिर्फ कैश के थ्रू पॉसिबल हो, जिसका बेनिफिट या जिसकी सेटलमेंट यूजुअली किसके थ्रू पॉसिबल हो? कैश के थ्रू हो, सही है सर। तो आपने कहा बेनिफिट और सेटलमेंट पॉसिबल इन कैश ओनली। अब जरा मुझे एग्जांपल तो दें, तुक्के लगाएं। सर रिसीवेबल, अब देखो एक ना सर लिख लो, हर कैश इसके आगे लिख लो उर्दू में भी। और सर याद रखें ना, उर्दू जो है ना हमारी कौन सी जबान है, और उर्दू में हमें अच्छे से बातें समझ में आती हैं, सही है सर। तो आप याद रखें जो मादरी जबान होती है ना, तो उर्दू में भी लिख लो कहीं, हर तरह का रिसीवेबल, पेबल और कैश, हर तरह का रिसीवेबल, पेबल और कैश, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी आइटम। क्या बोलते हैं सर उसको हम? मॉनेटरी आइटम। हर तरह का, सर किसी भी तरह का, हाँ हर तरह का। अब सुनिएगा, अब एक बच्चे ने कहा इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री मॉनेटरी आइटम है? सर उसका बेनिफिट कैश के अलावा भी पॉसिबल है। कैसे? जिसकी एसी की दुकान है वो घर पे ले जा करके एसी को यूज करके भी बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आप रिसीवेबल को यूज नहीं कर पाएंगे। वो जब उसका बेनिफिट मिलेगा तो किस सूरत में मिलेगा? कैश की सूरत में। इन्वेंट्री, हाँ उसमें भी आप बेचोगे तो कैश मिलेगा, लेकिन आप उसको यूज भी कर सकते हो। इसी तरीके से सर फर्नीचर, फिक्स एसेट, इनको आप यूज करके भी बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन जो आइटम जो कि आपको बेनिफिट दें या जिनको आपको सेटल करने के लिए कैश ही पे करना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी आइटम। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब सर आईएएस ने जो है ना नॉन मॉनेटरी को बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया। उसने कहा अदर देन मॉनेटरी। उसने कहा भैया जो मॉनेटरी नहीं है वो क्या है? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? भाई मॉनेटरी क्या है? जो कि कैश में बेनिफिट दें या सेटलमेंट दें। नॉन मॉनेटरी जो अदर देन। अब यहां पर जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नॉर्मल तो यहां पे चीजें समझ में आती है हमें, कौन कौन सी? सर रिसीवेबल, पेबल, कैश, सही है। नॉन मॉनेटरी में इन्वेंट्री, पीपी। एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर आईकेप खेल सकते हैं और सीए फाइनल पे तो खेलता भी है, इधर देखना। अब मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने एक कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की,
उस कंपनी के मैंने क्या खरीदे हैं? तो मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की मैं बात करूं, अब मुझे बताओ ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? ऑनलाइन वालों तुम बताओ। दोनों है? नहीं सर, दोनों नहीं हो सकता। क्यों भाई नॉन मॉनेटरी क्यों? एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज कर तो सकते हैं लेकिन क्यों? को कैश वेज की कैश नहीं मिलता? फिर भाई मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, कितने लोग करें मॉनेटरी? हाथ उठाए। कितने लोग करें नहीं सर नॉन मॉनेटरी? पता नहीं लेकिन लग रहा है कि नॉन मॉनेटरी है ना, दिल कह रहा है कि नॉन मॉनेटरी। ऑनलाइन वालों सारे कह रहे हैं मॉनेटरी 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 मॉनेटरी। भाई क्यों सर? सही जवाब है नॉन मॉनेटरी। अब इसके पीछे रीजन सुनना, वैसे तो इसके IFRS 9 में और डिटेल में करेंगे। भाई इसने कहा इसका बेनिफिट सिर्फ कैश में पॉसिबल नहीं है, आपको कैश के अलावा भी। कैसे? आपको इसके बदले में शेयर्स, दूसरे बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं, इसके बदले में आपको वोटिंग राइट्स भी मिल सकते हैं, सही है। इसके बदले में आपको जो है डिफरेंट तरह के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिल सकते हैं, सही है। तो इसने कहा कि भैया ये वो आइटम है जिसका बेनिफिट अदर देन कैश भी पॉसिबल है। तो याद रख लें कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चेक नहीं किया अभी तक, ये भी टेस्ट कर सकता है कि ये वाला इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या है? नॉन मॉनेटरी। इसका बेनिफिट कैश में मिल सकता है? हाँ, कैश शेयर्स को बेच दो, अगर डिविडेंड मिल गया तुझे, डिविडेंड कैश में मिला, एक चीज कैश में भी है और बाकी भी उसके बेनिफिट्स हैं, तो वो नॉन मॉनेटरी हो जाएगी। जिसका सिर्फ कैश का बेनिफिट हो वो क्या हो जाएगा? मॉनेटरी। ये बात दिमाग में हमेशा बिठा लेनी है, पक्की बात है। यहां तक हम क्लियर हैं? अब सर यहां से देखो, ये जो है ना, अब ये स्मार्ट स्टडी के तक आ जाए। स्टैंडर्ड को समझना है ना, सबसे पहले अब तक हमने स्कोप पढ़ लिया, सही है, फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शनल प्रेजेंटेशन, हमने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी समझ लिया। अब यहां से स्टैंडर्ड दो हिस्सों में टूट जाएगा। पहला हो जाएगा मॉनेटरी आइटम्स का स्टैंडर्ड, दूसरा हो जाएगा सर क्यों इसको तोड़ क्यों रहे? क्योंकि सर दोनों की ट्रीटमेंट में है फर्क। अब हम आएंगे कि भैया अगर ये मॉनेटरी आइटम्स की हम बात करें तो सर मॉनेटरी आइटम्स के लिए स्टैंडर्ड भैया हमसे क्या कहते हैं? तो याद रखें सर, आज की क्लास के आखिरी एजेंडा पे आ रहे हैं मॉनेटरी आइटम्स ट्रीटमेंट। पहले नहीं उसके पढ़ाएंगे, रुक जा। मॉनेटरी आइटम्स ट्रीटमेंट। चले सर मॉनेटरी आइटम्स ट्रीटमेंट पे आए और ये कॉपी करते जाएं, फिर इसको देखेंगे भी। ट्रांसलेट एट ट्रांजैक्शन डेट रिपोर्टिंग डेट सेटलमेंट डेट। एक बच्चे का सवाल है कि सर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी है नॉन? सर अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है, याद है रिडीमेबल है, रिडीमेबल, ये रिडीमेबल हैं तो वो चले जाएंगे नॉन मॉनेटरी, और रिडीमेबल हैं तो वो लोन बन जाएंगे, है ना सर? नो एक्सचेंज गेन लॉस, GL इज गेन लॉस।
एक्सचेंज गेन लॉस इन P&L। अब सर जरा इसको समझना। ये ट्रांसलेट ऐड का क्या मतलब है? बता रहा हूं। ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करना लोकल करेंसी में अपने पास, फॉरेन करेंसी को, इसका मतलब है ट्रांसलेट एट। एक बात बताएं, ये जो फॉरेन करेंसी और ये जो फॉरेक्स है वो दोनों में क्या सिमिलरिटी है? फॉरेक्स पढ़ा है ना, तो पढ़ेगा तो पता चलेगा। तो फॉरेक्स जो है सर वो हमारा जो ये अकाउंटिंग सिखाता है, और वो फॉरेक्स आपको सिखा रहा होता है कि किस तरीके से आप फॉरेन करेंसी का रिस्क वगैरह कवर करते हैं। सिमिलरिटीज हैं कि दोनों फॉरेन करेंसी की बात करते हैं, वो एक अलग है। आ जाए अब सर, आ जाए ऐसे का जो मॉनेटरी आइटम्स हैं इनको आपको लोकल करेंसी, फंक्शनल करेंसी, यहाँ पे जब मैं लोकल करेंसी का वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? फंक्शनल। मतलब इनको आपको कन्वर्ट करना होगा फंक्शनल करेंसी में। कब? 3 जगह पे। पहली चीज ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस दिन कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उस दिन कोई गेन लॉस नहीं आएगा एक्सचेंज का। दूसरा रिपोर्टिंग डेट। से रिपोर्टिंग डेट से क्या मतलब है? ईयर एंड। सिर्फ ईयर एंड नहीं, हाफ ईयर एंड भी आता है, क्वार्टर एंड भी आता है। जिस दिन अकाउंट्स, लिख लो कहीं, रिपोर्टिंग डेट मींस dates when accounts are prepared, date when accounts are prepared। इसके आगे भी लिख लो चाहो तो, इसके आगे लिख लो interim and annual, interim and annual। और आखिरी चीज इसने हमें क्या कही है? सेटलमेंट डेट का मतलब क्या है? एक्सचेंज, जिस दिन तुम पेमेंट कर रहे हो एक्चुअल। अब मेरा एक और सवाल, क्या जरूरी है कि एक ट्रांजैक्शन में ये तीनों डेट्स हो? नहीं। तो मैंने आज ही पैसे लिए, आज ही चीज ली और आज ही पैसे पे कर दिए, तो मैंने कहा क्या हो जाएगी? हवाले का नाम सुना है? क्या होता है हवाला? एक तो हवाला मतलब रेफरेंस, जो उर्दू में हम कहते हैं, और एक करेंसी में हवाला। मुझे अमेरिका से एक चीज़ चाहिए, मैं उसको यहाँ पे आज डॉलर में अगर आज पेमेंट करना चाहूँ, वो सब कुछ करे, सही है ना? तो एक तो होता है कि मैं यहाँ से कर दूँ, दूसरा होता है कि मैं अपने दोस्त को बोलूँ, मेरा एक दोस्त जो अमेरिका में, बोलूँ यार तेरी फैमिली यहाँ पर है, और सपोज करो $1000 की 3 लाख रुपए, मैं कहा तेरी फैमिली यहाँ पर है, मैं तेरी फैमिली को आज यहाँ पर कैश में 3 लाख देता हूँ। अपने दोस्त को मैंने यहाँ पे कहा, वो अमेरिका में बैठा है, और मैंने कहा तू वहाँ पर मेरी तरफ से $1000 उस बंदे को दे दे। ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? हवाला। सही है कि मैंने एक लोकल करेंसी में यहीं पे जो है अमाउंट को क्या कर लिया? सेटल कर लिया बैंकिंग चैनल के थ्रू, नजरों में आते हुए। ये इलीगल है। ये क्या है सर? इलीगल होता है कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यार इससे डॉलर कितना मुल्क में आ रहा है, जा रहा है, आप बल्कि मुल्क में आ ही नहीं रहा ना, आप ना कोई है तो आप उसको वैसे ही डायरेक्टली वो कर रहे हैं ना, आप अपने कोई बैंक को कोई आप रिकॉर्ड में नहीं आ रहे। इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं हवाला, और ये बहुत कॉमन है। सपोज करें कि मैंने फिर भी हवाला किया, मैंने कहा यार हवाले पे मैं कर लेता हूँ, तो ये मैंने कैश पे पेमेंट कर दी, $1000 आज ही पे किया, आज ही मुझे माल मिल गया, मेरे दोस्त ने ले लिया। दूसरा होता है कि सर मैंने यूजुअली जो ऐसा होता है इसमें माल आज लिया है, बट मैंने कहा देखिए बेटा आज माल तो ले लिए, पैसे अभी नहीं दूंगा, जब तक अमेरिका से चलते हुए शिप में आते हुए मेरे मुल्क की पोर्ट पे नहीं आएगा पैसे तो रिलीज। हाँ मैं उसको गारंटी दे दूंगा, उस गारंटी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़, लेटर ऑफ क्रेडिट। बट तो सर उस केस में हमने कहा लॉन्ग ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। सही है। अब आए सर, ट्रांजैक्शन डेट हर सवाल में होगी, रिपोर्टिंग डेट और सेटलमेंट डेट। सुनिएगा, रिपोर्टिंग डेट किसी सवाल में होगी, किसी सवाल में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 अक्टूबर को माल खरीदा, मेरा आइडेंट 31 दिसंबर है, और 1 नवंबर को पेमेंट कर दी, तो रिपोर्टिंग डेट नहीं होगी। सही है सर। सेटलमेंट डेट भी हर सवाल में होगी। हो सकता है सेटलमेंट डेट और ट्रांजैक्शन डेट सेम हो सकता है ये अलग हो, बट रिपोर्टिंग डेट याद रखना कि जरूरी नहीं कि हर सवाल में हो। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब आए सर एक सवाल करते हैं, आ जाए सर, आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4।
a Pakistani company with the rupee as its currency has a financial year ending on 31st. It buys goods from an Australian supplier with the Australian dollar as its functional currency. इसने कहा भैया एक ऑस्ट्रेलियन सप्लायर से इसने किया और ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है on 1st December 20x6 इनवाइस्ड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10,000। कितने पे सर इनवाइस हो रहा है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10,000। द ऑस्ट्रेलियन सप्लायर इज इवेंचुअली पेड इन मार्च 2007। कब पेमेंट कर रहे हैं इसको हम? ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है, खरीद कब रहे हैं? 1 दिसंबर को। एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज फॉलोज। 1 दिसंबर x6 को एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर किसके बराबर था? 75 रुपीज। उमर शरीफ को कितने लोग जानते हैं? मरहूम का इंतकाल हो गया, मुझे हमेशा IS 21 पढ़ाते हुए उमर शरीफ याद आते हैं। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उमर शरीफ ने बचपन में एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, मतलब कॉन्सेप्ट एक फनी स्टाइल में। वो मुझे वो क्यों याद है, बकरा किस्तों पे उनके किसी ज़माने में स्टेज शो आया था। तुम में से किसी ने देखा है? नहीं देखा बकरा किस्तों पे? बकरा किस्तों पे जो तुम जितने भी आजकल के जो शो देखते हो ना कॉमेडी, वो एक तरफ होते हैं और वो बकरा किस्तों टाइप के शो एक तरफ होते थे, स्टेज शो। खैर उन्होंने एक एग्जांपल दी थी उस जमाने में, ये 90s में कहीं आया था, बल्कि जल्दी 2000 में आया था। उस पर इन्होंने एग्जांपल दी थी और उस जमाने में $1 22 रुपए का चल रहा था। कितने का चल रहा था? अमेरिकन डॉलर। तो उन्होंने सिकंदर सनम एक होते थे, उनके साथी को स्टार, उनका भी इंतकाल हो गया। उसको समझाते हुए कहा कि बेटा एक अमरीकी अपने मुल्क से जितना प्यार करता है ना, इसका मतलब है उतना 22 पाकिस्तानी मिलकर अपने मुल्क से प्यार करते हैं। और अगर आप आज के रेट के हिसाब से देखें तो हमने कहा इतना 300 पाकिस्तानी मिलकर अपने मुल्क से प्यार करते हैं। सही है सर? तो खैर हमने कहा, किसने कहा 1 दिसंबर x6 को एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 75 का था, 31 दिसंबर x6 को 80 का था। तीसरा जो लिखा है 31 मार्च x6, इसको x7 कर लें। 31 मार्च x7 को $1 कितने का था? 81 का था। $1 था सर 81। अब सब बच्चे देख लेंगे इधर, कॉपी कोई नहीं करेगा, नौजवानों कोई भी कॉपी नहीं करेगा। इसको मिटाऊं? अब सर इस सवाल को हम साथ करेंगे। सबसे पहले मुझे पता है इसमें ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 1 दिसंबर। तो ट्रांजैक्शन डेट 1 दिसंबर को क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने। एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, स्मार्ट स्टडी, रजिस्टर के अंदर अपने पास, रजिस्टर के अंदर सर आप लोग पेज नंबरिंग करें और हैंड आउट पे डालें कि कौन सा सवाल रजिस्टर के किस पेज पे किया है, क्योंकि हर सवाल आपको एंड में नहीं देखना। कुछ सवालों पे मैं लिखवाऊंगा लास्ट डे रिवीजन, उनको आपने कब देखना है? एंड में, वरना हर सवाल एंड में। तो आए सर 1 दिसंबर को क्या एंट्री बनाएंगे हम? जल्दी बताएं। इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे? पेएबल। इन्वेंट्री डेबिट, पेएबल, क्रेडिट। कितने से नौजवानों? $10,000 मल्टीप्लाई बाई क्या रेट होगा? 75। कितना हो गया? 7.5 लगा। आप देखें एक बंदा $10,000 जिसकी तनख्वाह हो ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में कितनी है उसकी? सर मुझे बताएं सर क्या कोई है ऐसा? सर कितने ऐसे? अब बताए कितने ऐसे हैं इस वक्त? तो भाई उन्होंने प्रोडक्शन कंसल्टेंट सारे किस में रखने लग शुरू कर दिए गोरों ने, पाकिस्तानी, इंडियन। अभी एक बंदा मेरे पास आया, वो एक किसी ज़माने में एक स्टार्टअप था, एयरलिफ्ट, नाम सुना होगा आपने। स्टार्टअप वो बंद हो गया, अब वो बंद हो गया स्टार्टअप, लेकिन फिर उस बंदे को देखें रज़ुल अल्लाह ने लिखा होता है, उसको जो है उसकी यहाँ पर जॉब खत्म हुई तो उसको फिर एक अमेरिकन कंपनी में जॉब मिली जिसके अंदर वो कंसल्टेंट है अभी, और यहीं पे बैठा हुआ है।
और यहीं पे बैठ के किसका काम कर रहे हैं? उस अमेरिकन कंपनी का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो और ऐसे लोग मेंटली आजकल क्यों खुश है, बोलते हैं यार कुछ भी होता जाए, हमें तो पता है डॉलर बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ती जाती है। आ जाए तो सर इन्वेंट्री डेबिट पेबल सही है सर, कितने से? 7.5 लाख। अब आ जाए सर, ये तो हमारी थी ट्रांजैक्शन डेट, इसके अगले TD। अब आ जाता हूं सर 31 दिसंबर रिपोर्टिंग डेट, क्या एंट्री बनाऊंगा? P&L डेबिट क्रेडिट। अब सर इस दिन डॉलर कितने का चल रहा है? 80। पहले मुझे लगता था, देखो मुझे तो सामने वाले को डॉलर में पे करना है, $10,000 जो है मुझे 75 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख के पड़ेंगे। अब पर डॉलर 5 रुपए बढ़ गए, क्या हो गए? बढ़ गए। तो मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ? पेबल को कर दूंगा क्रेडिट। कैसे सर? देखे $10,000 मुझे तो पे करने हैं, मल्टीप्लाई बाई 80 माइनस पर डॉलर, कितने का नुकसान हो गया? 50,000। और इसको मैं क्या नाम दूंगा? एक्सचेंज कितने से? अब एक मासूमाना 2 सवाल पूछूंगा तुमसे। पहला सवाल मासूमाना, सर इसकी जगह मैं इन्वेंट्री को डेबिट क्यों नहीं कर रहा? सर लोअर ऑफ कॉस्ट और नहीं, इन्वेंट्री डेबिट कर देता भाई, मैं बढ़ जाते। स्टैंडर्ड ने कहा कि भैया ये तुम्हें जो एक्सचेंज लॉस या गेन आ रहा है ना, इसमें इन्वेंट्री कसूरवार नहीं है, इसमें तुम्हारी गरीबी कसूरवार है। तुम जो है कैश में पेमेंट कर देते, तुम्हें इन्वेंट्री के बदले कितने पैसे दे पे? 7.5 लाख। तुम गरीब, तुमने पेमेंट कर रहे हो देर से, तो उस टाइम में 50,000 बढ़ गए, तो उसमें कसूर इस पेबल का है, मॉनिटरी आइटम का है। उसके अंदर उसने कहा कसूर इन्वेंट्री का नहीं है। अब सामने वाला बोलेगा मुझे $10,000 चाहिए भाई, तेरी करेंसी में कुछ भी रेट चल रहा हो, तो तुम तो उसको मार्केट से लेकर ही दोगे ना जी। डिफर्ड पेमेंट वाला कांसेप्ट नहीं होता? नहीं, डेफर्ड कुछ भी हो वो डॉलर में ही होगा। जब डॉलर में होगा ना, फिर उसका एक हल हो सकता है। बच्चों के दिमाग में सवाल आके, तो सर मैं अगर आज ही डॉलर लेकर लग दूं तो भाई तो आज ही पे भी कर देता। सही है। तो आप ये बात समझें सर, हमारी गरीबी का कसूर है कि हमारे पास आज पैसे नहीं थे, हम मार्च में पेमेंट करेंगे, इसलिए हमें इन्वेंट्री महंगी पड़ रही है। तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई देख, इन्वेंट्री तो उसी पे रख जो ट्रांजैक्शन डेट पे था, नॉन मॉनिटरी आइटम है, इसके ऊपर कभी मायने नहीं। बोला असल तुझे मसला आ रहा है पेबल की वजह से, तो पेबल के ऊपर तू क्या रिकॉर्ड करेगा? एक्सचेंज लॉस। रिपोर्टिंग डेट स्टैंडर्ड कहता है, रिपोर्टिंग डेट पे भी तो बताओ शेयर होल्डर को कि आज लायबिलिटी कितनी खड़ी हुई है। जी हमेशा आगे आए सर, हमेशा बताना है सर। 31 मार्च X7 को आ गया, जिसको हम कहेंगे सेटलमेंट डेट। बताओ भाई क्या एंट्री बनाऊंगा? हमने कहा एक्सचेंज लॉस डेबिट, पेबल डेबिट और सूदी इदारा बैंक। बैंक को हम कहते हैं सूदी इदारा। कितने से सर होगा? 81। कितना हो गया? 8 लाख। पेबल कितने से? 7,50,000 और एक्सचेंज लॉस, सॉरी पेबल 8 लाख पूरे, और ये हो जाएगा, सॉरी ये पूरे 8 लाख से होगा, और ये कितने से हो जाएगा एक्सचेंज लॉस? 10,000। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देखो, इसमें कुछ बातें लिखवाऊंगा, उसको दिमाग में ताकि तुम पेपर में भी गलती ना करो और हमेशा याद रहे। सर यहां पर हम इंपोर्टर हैं एक्सपोर्टर हैं? इंपोर्टर कौन होता है? जो कि बाहर से माल मंगवाता है, बाहर से माल। एक्सपोर्टर कौन होता है? जो बाहर बेचता है। अब यहां पर लिख लेना इंपोर्टर वफादार, लिख लो इंपोर्टर इज इक्वल्स टू वफादार। इंपोर्टर इज इक्वल्स टू वफादार। IS 21 की हद तक। हाँ भाई, इंपोर्टर इज इक्वल्स टू वफादार, एक्सपोर्टर इज इक्वल टू गद्दार। एक्सपोर्टर इज इक्वल टू गद्दार। इंपोर्टर वफादार है तो एक्सपोर्टर
गद्दार है। अब इसको जरा सब बच्चे समझना प्लीज, नौजवानों सबकी तवज्जो इधर। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंपोर्टर वफादार और एक्सपोर्टर? बताता हूं सर। हमारा अगर आप इस सवाल में देखें 1 दिसंबर को एक्सचेंज रेट कितना था? 75, और 31 मार्च को कितना था? 81। तो रेट 75 से 81 हो रहा है। ये पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है या डीवैल्यू हो रही है? डीवैल्यू हो रही है। मुल्क का नुकसान हो रहा है। हम इंपोर्टर हैं यहाँ पर, हमारा भी नुकसान हो रहा है। मुल्क का नुकसान, हमारा नुकसान, तो इंपोर्टर वफादार। IAS 21 में याद रखना, मुल्क का नुकसान होगा, करेंसी डीवैल्यू होगी अगर आपकी लोकल करेंसी, तो इंपोर्टर बोलेगा मेरा भी क्या है भाई। अगर मुल्क का फायदा होता 75 की जगह ये 70 हो जाता एक्सचेंज रेट, तो मुझे 7.5 की जगह कितने देने पड़ते? 7 लाख, मेरा फायदा होता। मुल्क का नुकसान हो रहा है, 75 की जगह 81 हो गया, मुल्क की करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो इंपोर्टर कहेगा मुल्क का नुकसान मेरा, इंपोर्टर बोले तो वफादार। कुछ पूछ रहा था शाहजेब? पूछ रहा था कुछ? अब आए सर, एक्सपोर्टर गद्दार क्यों? बोलेगा मुल्क का नुकसान। जितने भी जो BPO वाले बहुत खुश हैं, बोलते हैं डॉलर हो जाए 1000 रुपए का। डॉलर कितने का हो जाए? क्यों बोलते हैं यार? मेरा एक दोस्त है, बोलता है, खुद बोलता है, मैंने सोचा क्लाइंट को बोलूंगा 20% पैसे बढ़ा दे। बोला जरूरत ही ना पड़ी। बोला डॉलर था 250 रुपए का, एकदम से हो गया 300 का। तो बोलता है मुझे जरूरत ही, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? मुल्क का नुकसान हो रहा है ना, डॉलर की गिरावट बढ़ रहा है, मुल्क का नुकसान है। एक्सपोर्टर बोलता है मेरा फायदा है। तो उसको कहता है अगर मेरा फायदा है भाई, तो ये इंपोर्टर वफादार, एक्सपोर्टर गद्दार। अब सर स्टोरी टाइम पे जाएंगे, पर उससे पहले रिवाइज भी करेंगे और कुछ होमवर्क भी लेंगे। देखें सर, कुछ होमवर्क है जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में एंड में डेट कर लेना, 31 मार्च X7, 31 मार्च X7 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पेज नंबर 4 पे। और इसी तरीके से अगर मैं आपको MCQs का बताऊं मेरा बच्चा, इसी तरीके से मैं आपको MCQs का बताऊं, तो सर MCQ नंबर आपने 1 करना है पेज नंबर 12 पे, 1 2 3 4 1 2 बल्कि 1 2 3 करें, 1 2 3 करना है आपने MCQ घर से। अगले हफ्ते अब हमारी बाकी क्लासें इंशाल्लाह होंगी, टाइम टेबल आपको ग्रुप पे भी पता चलेगा। सही है सर। अब आ जाते हैं सर, क्विकली रिवाइज करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। सब बच्चे मेरे साथ रहेंगे सर। पूरा IAS 21 में जी, अब सब बच्चे मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा सर ऑब्जेक्टिव क्यों आया IAS 21 भाई? क्या जरूरत पड़ी थी इसको आने की? क्योंकि हमने कहा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के। क्या हमारे सिलेबस में पूरा है? नहीं सर। कंसोलिडेशन वाला पार्ट, स्कोप, जहां जहां फॉरेन करेंसी की बात आएगी बोलेगा भाई मैं अप्लाई होऊंगा। फिर आगे बढ़ते, तीसरी चीज हमने कहा सर डेफिनेशंस, 3 तरह की करेंसीज, प्रेजेंटेशन करेंसी जिसमें अकाउंट्स बनाते हो फाइनेंशियल, फॉरेन करेंसी अदर देन फंक्शनल, फंक्शनल जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। फंक्शनल करेंसी की मजीद कितनी टाइप्स? पहली मॉनेटरी और नहीं, फंक्शनल करेंसी के 2 इंडिकेटर्स हैं, प्राइमरी और प्राइमरी जिसमें सेल्स प्राइस परचेज प्राइस होती है तुम्हारी, जिसमें सेल्स और परचेज करते हो और जिसमें सेल्स प्राइस रेगुलेट होती हैं। सेकेंडरी जिसके अंदर तुम लोन ऑब्टेन करते हो या सेविंग्स को रखते हो। सबसे पहले प्राइमरी इंडिकेटर्स को देखना है, फिर सेकेंडरी को। फिर आगे हमने कहा IAS 21 कहता है कि भैया 2 हिस्सों में मुझे तोड़ लो, मॉनेटरी आइटम और मॉनेटरी आइटम वो आइटम जिनकी रियलाइजेशन और सेटलमेंट किसमें पॉसिबल होती है, और नॉन मॉनेटरी आइटम अदर देन मॉनेटरी। सर अदर देन मॉनेटरी क्या होता है सर? हमने कहा जो कि कैश के अलावा भी बेनिफिट दे सकता हो। देखो कैश में तो हर आइटम बेनिफिट दे सकता है, तूने पुराना फर्नीचर बेचा ये भी दे सकता है, कैश के अलावा भी बेनिफिट दे सकता है। मॉनेटरी आइटम्स को हम जब अलग तोड़ा तो उसने कहा उसको 3 डेट्स पे ट्रांसलेट करो। कौन कौन सी? ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट, सेटलमेंट डेट। ट्रांजैक्शन डेट पे गेन लॉस आएगा नहीं, रिपोर्टिंग डेट पे आएगा, कहां जाएगा? सेटलमेंट डेट पे आएगा, कहां जाएगा? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? फिर मैं मजीद आगे बढ़ा, शदीद आगे बढ़ा, मजीद आगे बढ़ते हुए मैंने क्या किया? फिर हमने कहा नहीं सर, हमने पढ़ा
इंपोर्टर वफादार, एक्सपोर्टर मुल्क का फायदा, इंपोर्टर बोलेगा मेरा फायदा, मुल्क का नुकसान एक्सपोर्टर बोलेगा मुल्क का नुकसान मेरा फायदा। चलिए सर, अब आज के जब आपने कुछ बातें की तो आज के आते हैं स्टोरी टाइम पे। सर सेटलमेंट रेट पे बताना शेयर होल्डर को डिस्क्राइब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 50,000 का लॉस हो रहा है। हाँ कोई मसला है। किसकी? इसकी रिपोर्टिंग डेट की बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है। 50,000 पे पहले लॉस कर वो ऑडिट हो जाएगी रिपोर्ट। तो कोई शेयरहोल्डर को पता चलेगा ना कि भाई तुम्हारी एक्चुअल लायबिलिटी अब 8 लाख की है, तो उसको बताना तो बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारी जो तुम्हें लगता था $10,000 पे करना है वो 1 महीना पहले 7.5 लाख के थे, अब कितने हो गए? 8 लाख के। तो ऑडिट में हम क्या करते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए सर, आज की बात करते हैं कमाई की। बहुत सारे बच्चे जो है उनके अंदर शौक होता है कि हम कुछ कमाएं, है ना सर? सभी के अंदर होता है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कमाने का शौक हो जाए ना, हलाल कमाने का, वो ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको कोई और शौक हो। सही है। इस उम्र में जो है ना, वो आपने एक शेर भी है ना, फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसा और खुदा खुदा। सही है सर। तो आप लोग है ना, अभी इस वक्त सीए का बच्चा इश्क वाली स्टेज में भी पैसे में आ जाता है ज्यादा। सही है, वो पैसा पड़ता है। तो अब आए सर, पैसे कमा देंगे। आपके वाले स्टेज पे बहुत सारे तरीके होते हैं सर। भाई मेरी बच्चों को एडवाइस होती है कि तुम यही बात आता है कि ऑनलाइन करो, फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क। मैं कहता हूं इस पे नहीं जाओ। वजह पता है क्या है सर? एक तो मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, दूसरी बात इसमें अभी जाओगे ना तो डीमोटिवेट हो जाओगे और फिर तो उसमें तुम्हारा पढ़ाई पे से ध्यान उड़ जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप टीचिंग और टीचिंग पे भी होम ट्यूशंस, अभी सर कोचिंग में भी अपने आप को कहीं बाउंड ना करें। सर मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह होम ट्यूशंस पे 70-70, 80-80 हज़ार भी कमा रहे हैं और सीए करते हुए। सही है सर। कोई डिफेंस में 1-2 घर पकड़ लिए, ए लेवल्स के बोलते हैं सर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वो 2-3 भाई बहन हैं, हफ्ते में 5 दिन 1.5-2 घंटे जाना है। और देखिए सर, कोचिंग का मैं क्यों मना कर रहा हूँ सर? कोचिंग का इसलिए मना कर रहा हूँ कि भाई एक दफ़ा अगर तुम बाउंड हो गए ना तो तुम्हें नहीं पता कि चलो शायद पढ़ते हुए तो तुम कर लो, लेकिन सर जब तुम फर्म में जाओगे ना, फर्म में तुम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सही है सर। तो आप हजरात ने अगर कमाने की तरफ जाना है तो मेरी क्या एडवाइस है सर? टीचिंग पे और होम ट्यूशन सर कैसे लें? बहुत सारे तरीके होते हैं भैया। एक तो इधर उधर बात फैला दो। मैंने अपनी पूरी आर्टिकल्स होम ट्यूशंस पे गुजारी है। फर्म से मिलते थे 6,500 रुपये, कन्वेंस मिला के 2-3 हज़ार रुपये हो जाते थे। तो अब 9-9,500। और मैं एक बच्चे को यहीं पे PCHS पे, अब तो माशाल्लाह वो उसने पास आउट भी हो गया। वो यूनिलीवर USA के अंदर फाइनेंस बिजनेस पार्टनर है माशाल्लाह। उसको मैंने पूरा ACCA कराया। तो मैं असल में मेरा समझे कि आर्टिकल्स में मैं हफ्ते में 3 दिन उसके पास जाता था और 12,000 रुपये वो मुझे देता था। तो आप समझे। और फिर एक मैंने ट्यूशन अपना पढ़ाया फर्ग्यूसन में, मेरी आर्टिकल्स थी तो एक 8। देखो अब आप देखें कितना फर्क था। एक जगह में जा रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन, कितने रुपए? और टाइम वही 1-1.5 घंटा। सही 2 घंटे कहता था, थोड़ा मैं लेट भी जाता था। फिर अच्छा, फिर हम उससे मेरी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि हम 15-20-25 मिनट बातें करते थे। सही है। और बाकी जो टाइम बचता था उसमें पढ़ लेते थे। और एक दूसरे ट्यूशन में पढ़ाने जाता था एक शख्स को, और वो सिर्फ 3,000 में पढ़ाने जाता था। बट वही बात, तुम लोग कॉस्टिंग तुम लोग ने पढ़ी हुई है ना सर, डिसीजन मेकिंग पढ़ा हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करता था। मैं कहता था यार देखो फर्म में जो है ना लंच टाइम तो होता है, अब लंच वंच की तो मैं कहा कुछ कर लेंगे फर्म में ऊपर नीचे, ओके थोड़ा जल्दी। अब लंच टाइम होता था जब मैं फर्म में होता था और कि क्लाइंट पे नहीं हूँ, फर्म में हूँ, तो चुंदरीगढ़ रोड आया। चुंदरीगढ़ रोड आपने देखी हुई होगी। वहाँ से आर्ट्स काउंसिल मुश्किल से कोई मेरे ख्याल में 5-7 मिनट का रास्ता है। वहाँ पर जाता था, 3,000 रुपये का एक ट्यूशन पकड़ा हुआ था, वो पढ़ा के आ जाता था। तो आप समझें कि 15,000 रुपये तो मैं ट्यूशन से कमाता था उस टाइम पे। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको मना कर रहा हूँ, कोचिंग क्यों ना खोलें। मैंने सर घर में अपने कोचिंग भी खोल लिया था कैफ के टाइम पे ही। और उससे जो सीज़न में कहता था, सीज़न लगता है सितंबर से दिसंबर, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BCom होते हैं। सर मैं और मेरा दोस्त, हम उस सीज़न में 2000 ही, मैं आपको बात बता रहा हूँ 11-12 की, हम कमा लेते थे 80,000 रुपये मुस्कुराते हुए। मतलब हमारे पास रूम के अंदर 12 बच्चों की कैपेसिटी थी
और फर्स्ट ईयर की एक क्लास, सेकंड ईयर की बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 और कैपेसिटी फुल होती थी, मजीद एडमिशन ही नहीं ले सकते थे। आप समझ रहे हैं, 12 बच्चों की, मतलब कभी कभी कोई बच्चा जिद करता था तो खोले ज़मीन पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा तुझे, तो बच्चा फिर भी चलो 1-2 का अकोमोडेट। तो सर ये मैंने घर में एक ड्राइंग रूम में बोर्ड लगा लिया था, क्या करें सर, मिडिल क्लास के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, सही है। तो फिर हुआ ये, अब मेरी जब आर्टिकल शुरू हो गई फर्ग्यूसन में, अब फर्ग्यूसन वाले छोड़े नहीं, तो मुझे फिर मैं बच्चों को टोपियाँ करा रहा हूँ, कभी फर्स्ट ईयर ऑफ कर रहा हूँ, कभी सेकेंड ईयर। फिर जो है मैंने वो ऑफ करके कहानियाँ सुनाई। अल्टीमेटली फिर उसका भी सर ये हुआ कि मुझे लगा ज्यादती, और फिर मैं अपने एक दोस्त को पकड़ा, मैंने कहा वो भी सीए कर रहा था, मेरी उसके कुछ कैफ के पेपर लेते थे, मैंने कहा भाई अब तू ये पूरा सेटअप ले और तू पढ़ा। उसने पढ़ा, उसने भी माशाल्लाह संभाल लिया। फिर हुआ ये कि असल में पढ़ाता वो था, कमाता वो था, और मैं उससे आधा वैसे ही ले लेता था। मैं एक आध जो नहीं होता कि अब अकाउंटिंग वो पढ़ा रहे, मैं छोटे मोटे सब्जेक्ट पढ़ा देता था कि आपका ये इंग्लिश थोड़ा बहुत नहीं होता कि आके बच्चों को। फिर हुआ ये कि उसकी भी आर्टिकल शुरू हो गई। उसके बाद हमने फिर लोग रखे, लेकिन वो लोग पढ़ा नहीं पाए बच्चों से, फिर हमने वाइंड अप कर दिया वो सेटअप। मुझे कहीं ना कहीं उसका आज थोड़ा सा वो है, बट अल्लाह का एहसान है कि जहाँ भी रखा उसने सही रखा। तो वरना वो आप समझे कि मैंने 2-3 साल वो सेटअप भी चलाया। तो मैं वो बच्चा था जो आर्टिकल्स के अंदर महीने के 2011, 12, 13 के अंदर भी 60-65 हज़ार रुपये छाप ला था, मतलब इन महीनों में, सितंबर से दिसंबर में। तो वही बात, लेकिन वही बात कि मैं अफसोस करता हूँ कि आर्टिकल्स के अंदर आप अपने आप को कहीं टाइम बाउंड कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो सर अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाल्लाह, और बुध को ये क्लास होगी और दूसरी इंशाल्लाह जुमेरात को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।